तो हेलो गाइस, आज हम फिर से लॉ वाले आपके लिए लेके आए हैं मीडिया लॉ का पार्ट सेकंड। तो आज हम फर्दर राइट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है राइट टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसमें आता है कि क्या मीडिया को राइट है कि कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग्स को वो रिपोर्ट करे, पब्लिश करे। तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंट भी है और राइट भी है, क्योंकि उसको ऐसी प्रिविलेज पोजीशन मिली हुई है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो आम पब्लिक के नॉलेज में आए। इसी में एक केस लॉ है अटॉर्नी जनरल वर्सेस गार्डियन न्यूज़पेपर। इसमें थोड़ा सा कैपिटल गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करना। गार्डियन न्यूज़पेपर लिमिटेड केस का नाम है। ओरिजिनली केस का नाम है अटॉर्नी जनरल वर्सेस गार्डियन न्यूज़पेपर। ठीक है। लॉर्ड डोनाल्डसन ने इसमें एक बहुत ही अच्छा कोट किया था कि ऐसा नहीं है कि उनके पास एक अच्छा स्टेटस है या फिर अच्छे विजडम वाले हैं कि उनको ऐसा पोजीशन मिलता है, बल्कि वो मीडिया जो है वो आँख और कान की तरह से एक्ट करती है जनरल पब्लिक के। साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसमें कहा कि जर्नलिस्ट को फंडामेंटल राइट होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करें, राइट करें और पब्लिश उसकी एक फेथफुल रिपोर्ट को पब्लिश करके जो उनके सामने हुई है, यानी जो वो गवाह हैं जिस प्रोसीडिंग्स के और जो उन्होंने सुना है कोर्ट में, वो पब्लिश करें कोर्ट में, अपने जर्नल में या न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में या टीवी में उसको दिखाएं। राइट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ये राइट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में उनके पास होता है। और साथ ही में किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को अगर पब्लिश करेंगे तो वो जज को मोर विजिलेंट अटेंटिव बनाएगा, वो ज़्यादा अटेंटिव हो जाएगा जज के। अच्छा, कि वो ऑब्वियस ही बात है, समझ ही रहे होगी कि जज ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है कि अगर उसकी सारी पब्लिशिंग, उसकी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की पब्लिशिंग हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा ये मोबिलिटी लाएगा केस को सॉल्व करने में, और थोड़ा हमारे पब्लिक में भी एक जागरूकता आएगी कि कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अपलिफ्ट किया जाता है या फिर कैसे उसको देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये पब्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एब्सोल्यूट है? तो जैसा कि एक मंत्र है लॉ का कि नथिंग इज़ एब्सोल्यूट हियर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, सब कुछ एक रिस्ट्रिक्शन और एक सीमा के अंदर होता है। यही तो लॉ है। ठीक है। तो इसमें एक इसका आंसर ये है कि ये एक बाउंड्री मेंटेन करना एसेंशियल है। ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन सम रिस्ट्रेंट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं और जिसमें हमें ज़रूरी होता है मेंटेन करना। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि उसको हम गुप्त रखें, उसको सेंसिटिव मैटर्स को हम पब्लिश ना करें, क्योंकि उसमें ऐसे नाम जुड़े होते हैं जिसको नहीं पब्लिश करा जाता है। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, जैसे शोज़ आते हैं जो क्राइम से रिलेटेड जो भी शोज़ आते हैं उसमें भी कभी भी असली नाम नहीं बताते हैं, उसमें हमेशा एक काल्पनिक नाम बताए जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि सेंसिटिव मैटर होता है। ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने कहा एक केस में कि जिसका केस का नाम है नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 1967। सुप्रीम कोर्ट मे रिस्ट्रिक्ट द पब्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। कोर्ट के पास सेक्शन 151 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत एक इनहेरेंट पावर है कि वो एक ट्रायल को कैमरा के सामने कर सकती है, और उसके पास ये भी पावर है कि अगर उस चीज़ पे सेंसिटिव मैटर है और वो अगर जस्टिस एंड्स ऑफ जस्टिस उसकी डिफीट नहीं हो रही, यानी अगर न्याय की हानि नहीं हो रही है, तो उस प्रोसीडिंग्स को ही वो कैमरे के सामने लाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मीडिया पीपल को इसमें क्या था कि एक पिटिशनर ने, यानी एक मीडिया का प्रेस का एक पिटिशनर ने, जो कि प्रेस का था, उसने एक कंटेंशन डाला कि सर हमारा राइट है, हमारी राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड करें, और हमें सारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करनी है, वेदर सिविल और क्रिमिनल। ठीक है। तो आप हमें पब्लिश करने से नहीं, मतलब मत रोकिए, हम उसमें अटेंड करेंगे और पब्लिश करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि
कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसका कंटेंशन स्वीकार किया, इनका प्ली स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, आपको खुद से ही ये स्वसंज्ञान लेना होगा कि खुद से आपको समझ होनी चाहिए कि आप इसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट इम्पोज करें। ठीक है, ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उसमें आप खुद ही सेंसिटिव चीज़ों को पब्लिश ना करें, कोशिश करें कि उसमें कॉशन रखें और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। साथ ही में 2018 रिसेंट केस स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली थी पिटिशनर की, वो क्या थी कि जो भी प्रोसीडिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनमानस को भी जाननी चाहिए, ठीक है, उसको लाइव स्ट्रीम करें आप, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो और उसको ऐसे मैनर में हो जो सभी पब्लिक तक, सारी पब्लिक तक वो एक्सेसिबल हो। और सारी पब्लिक एक्सेसिबल क्या होता है? टीवी न्यूज़ तो हर ही लोग देखते होंगे और सबके घर में न्यूज़ चलती होगी। तो ये था। इसमें एक अच्छी चीज़ नोटिस करने वाली थी कि कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ साथ 4 वॉल्स की बाउंड्री से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो बाहर निकलेंगी। अभी तक क्या था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो 4 दीवारों में ही सिर्फ रह जाती थी और आती भी थी तो 2-3 दिन 4 दिन लेट जब पेपर में पब्लिश होता था। जब अब क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जज और क्लाइंट और लॉयर्स क्या आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और जज उसमें क्या कह रहे हैं, वो सब कैमरे में रिकॉर्ड होता है और हम लोग बाकायदे उसको देख पाते हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि अच्छा, यह टेक्नोलॉजी अब ऐसे एडवांस हो रही है कि अब हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी देखने को मिल रही हैं। एक सबके अंदर जागरूकता, मतलब एक सबके अंदर उत्सुकता होती है इसको जानने की। तो आगे बढ़ते हैं। राइट टू पब्लिश लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। अब जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीमिंग तक कर सकते हैं तो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स को क्यों नहीं देख सकते हैं, उसको पब्लिश क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उठ गया। तो ये सवाल उठा तो थोड़ा ये पेचीदा सवाल था। इसमें क्या था कि आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दी गई हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, उसमें क्या था कि पब्लिश आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेगुलेशन होगा ना, रेगुलेशन ये सारे मेंबर्स के द्वारा होगा और ड्यू डेलिब्रेशन में होगा और जो वो अगर चाहेंगे तभी होगा। और दूसरी चीज़, साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन को भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स के तहत जो होगी उसकी प्रोटेक्शन भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 361A क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर ऑफ सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली or as the case may be either house of the legislature or state unless the publication is proved to have been made with malice। कोई भी पर्सन तब तक लायबल नहीं होगा किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए किसी भी कोर्ट में अगर वह न्यूज़पेपर में एक सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स की, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो, स्टेट लेजिस्लेचर की हो, पार्लियामेंट की हो, जब तक ये नहीं प्रूव हो जाएगा कि वो जो पब्लिकेशन की गई है ना वो मैलिस से, मतलब वो एक शरारत थी, एक कह सकते हैं वो डिफेम करने के लिए या फिर एक थोड़ी ख़राब इम्पैक्ट डाल रही थी, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाएगा। साथ ही में एक और चीज़ साथ में दी गई है कि ये जो है ना कि फर्स्ट वाला जो क्लॉज दिया हुआ है आर्टिकल 361A का फर्स्ट क्लॉज, उसके साथ साथ ये भी है कि सीक्रेट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। ये करोगे तो ऊपर का जो क्लॉज है वो हट जाएगा, फिर आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं कंपेल्ड स्पीच पे। सबसे पहले समझते हैं कंपेल्ड स्पीच होता क्या है। कंपेल्ड स्पीच का मतलब होता है एक मस्ट कैरी प्रोविज़न किसी भी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन और रेगुलेशन में। ठीक है, तो ये जो कंपेल्ड स्पीच है ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अभी क्वेश्चन उठता है कि वेदर द कंपेल्ड स्पीच अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और नॉट। ठीक है, देखो कुछ जगह स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, वेदर वो क्लाइमेट वाला वेदर हो गया है, तो उसको देख लेना। और वीडियो जल्दी डालने के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं।
कमेंट में आप मुझे इसके लिए सुना भी सकते हो। खैर आगे चलते हैं। नेचर ऑफ द मस्ट कैरी प्रोविज़न कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में है। मस्ट कैरी प्रोविज़न का नेचर जो होना चाहिए ना, वो वॉलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वॉलेटिव होगा तो सीधी सी बात है, इतना तो याद कर लो कि कोई भी चीज़ वॉल्यूशन की अगर होगी, until and unless satisfying under the ground of आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, तब वो वॉल्यूशन माना जाएगा, और उस वॉल्यूशन जब माना जाता है तो फिर उचित कार्रवाई होती है, ठीक है। मस्ट कैरी प्रोविज़न क्या होता है, अब जैसे देखो, आप दवा लेने जाते हो, दवा में एक्सपायरी डेट लिखा होता है, मैन्युफैक्चर डेट लिखा होता है, और इस साथ में ये भी होता है कि टेक दिस विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर फिजिशियन, उसमें ये लिखा होता है। तो ये मस्ट कैरी प्रोविज़न है। अगर हम एक्सपायरी डेट नहीं लिखेंगे, अगर हम दवाई का सॉल्ट नहीं लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारे यानी आम जनरल पब्लिक के राइट्स का वॉल्यूशन होगा। और कौन कर रहा है ये राइट का वॉल्यूशन, जो प्रोड्यूस कर रहा है इन चीज़ों को, जो बना रहा है दवाई, समझ रहे हो। अब एक्सपायरी नहीं पता होगी तो ठीक है, ये होना ज़रूरी होता है, ये करना है, और आप भी ध्यान दिया करो। जो लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं ना, कि जाते हैं यार चलो ठीक है, दुकानदार बोल देता है कि ये नया माल आया हुआ है, तुम ले जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तुम फिर भी एक बार देख लिया करो कि एक्सपायरी डेट क्या है, बेस्ट बिफोर क्या है। ये सब दवाई लेते समय, कोई भी खाने की चीज़ लेते समय आप भी देखो और समझो, ठीक है। तो ये एक, तो अगर ये कंज्यूमर को के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप ये करने को आपको कहा जा रहा है, तो ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉल्यूशन नहीं है। ये मैं किसको कह रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर को कह रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इससे रिलेटेड एक केस लॉ था, यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, तो प्लीज़ नोट भी करते जाना। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा ओनर्स को सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव्ड फिल्में दिखाने का एक जो ऑर्डर यूपी ने पास किया था, ठीक है, कि लाइसेंस सिनेमा जो हैं वो अप्रूव्ड फिल्म्स को दिखाएंगे पब्लिक को। तो सिनेमा ओनर्स ने क्या दिया कि भाई ये तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वॉल्यूशन है, ठीक है। कोर्ट क्या कहती, अब भैया कोर्ट तो कहीं सुनी पे मानती नहीं है, कोर्ट तो कोर्ट है। तो कोर्ट ने दो चीज़ें ऑब्जर्व की इसमें, कि जो ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल फिल्म है और ड्यूरेशन ऑफ अप्रूव्ड फिल्म्स हैं, अप्रूव्ड फिल्म की ड्यूरेशन कॉमर्शियल फिल्म्स की ड्यूरेशन से कम होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अप्रूव्ड फिल्म्स यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड फिल्म्स का जो एजेंडा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से अनकनेक्टेड होना चाहिए वो चीज़। तो अगर ये कंपेल्ड स्पीच है गवर्नमेंट की, तो ये आपके किसी भी राइट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट को नहीं वायलेट कर रही है सर, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट कर रही है। इसके साथ साथ एक और केस है उषा मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या था, मैं आपको इतने ब्रीफ में सारे केसेस बता रहा हूँ, ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आई थिंक अभी तक जितना मैंने बताया उसको वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया था कि 5th ग्रेड से मराठी लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है। तो एक ये आर्गूमेंट आया प्लेंटिफ के तरफ से कि ये हमारे राइट का वॉल्यूशन है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। कोर्ट ने पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए कहा कि जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं उसके जो मैक्सिमम बिजनेस हैं वो मराठी में हो रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हैं कि अगर वो मराठी लर्न करेंगे तो आगे वो अपने काम को मोर फ्रेजाइलिटी के साथ कर सकेंगे, मोर मोबिलिटी के साथ कर सकेंगे, और ये कल्चरल और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाएगा। और फ्रेगमेंट, जो स्टेट की फ्रेगमेंटेशन होती है ना कि आप इस स्टेट से हो, आप ये स्टेट से हो, मैं इस स्टेट से हूँ, जो होता है ना ये बीच में, वो मतभेद को कम करेगा, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी सही है। दोस्तों ये था टोटल आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का पूरा टॉपिक कवर सिलेबस के अनुसार। इसके बाद जो ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी, और टेस्ट फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या ग्राउंड हैं जिसमें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है,
इसके बाद थर्ड पार्ट में मैं वो चीज़ कवर करूँगा। तब तक के लिए सभी को टेक केयर और जय हिंद।